A rare astronomical connection और वो भी पूरे 144 सालों के बाद। दुनिया भर से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु 45 दिन का भव्य महाउत्सव, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बजट और 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट्स, 3,000 सात्विक किचन, 1,45,000 रेस्ट रूम्स और 99 पार्किंग लॉट्स। अंडर वाटर ड्रोन्स, AI कैमरास, 7 टियर सिक्योरिटी प्लान के साथ महिलाओं के लिए स्पेशल सिक्योरिटीज मेजर्स। इतना ही नहीं, 40,000 पुलिस फोर्सेस, NSG कमांडोज, 4,000 हेक्टेयर जमीन पे बनी टेम्पररी टेंट्स, ग्रेट सैनिटेशन फैसिलिटीज, लगभग 26 हेक्टेयर जमीन को रिक्लेम किया गया और 12 किलोमीटर नए स्नान घाट बनाए गए। दोस्तों, ये सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट्स है महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ इतना विशाल है जो स्पेस से भी देखा जा सकता है। नासा और इसरो के इस पिक्चर से ये साफ पता चल जाता है महाकुंभ कितना विशाल और भव्य है। दोस्तों, क्या कुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही है? मेरे हिसाब से कुंभ एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जो भारत की कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी, इतिहास और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को परफेक्टली शोकेस करता है। कुंभ की असली सच्चाई क्या है और क्या है महाकुंभ का महत्व? चलिए आज इस खास वीडियो में डिटेल्ड में समझते हैं। हर हर गंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ शुमोन दे। नमस्कार, मैं हूँ अर्चिता सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक टैंक इंडिया, जहाँ आपको मिलेगा एक नया नजरिया। हर बार हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ ऐसी बातें जो आपकी नॉलेज को देगा 100 किताबों का जोर। बस अंत तक बने रहिए आज के इस खास वीडियो के साथ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्रेश एंड एक्साइटिंग कंटेंट। दोस्तों, शिव जी और गंगा जी की कथा तो सभी जानते हैं। महाकुंभ के वो अनसुने रहस्यों के बारे में बात करने से पहले जानते हैं क्या है महाशिवरात्रि और महाकुंभ का विशेष संयोग। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर है और पवित्र महाकुंभ भी चल रहा है। 26 फरवरी 2025 महाकुंभ का आखिरी महास्नान भी है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान का महत्व अधिक बढ़ जाता है। महाकुंभ अपने आप में ही एक अद्भुत संयोग है जो 144 साल बाद आया है और इसी के साथ ये महाशिवरात्रि के इस मुहूर्त को भी बहुत ही शुभ बना देता है। दोस्तों, पिछली बार जब साल 1881 में महाकुंभ का महापर्व आया था, तब उसी टाइम में भी महाशिवरात्रि महाकुंभ के बीच में ही आया होगा और ये सारे फुटेजेस में दिखाया गया तारीख संबंधी जानकारी से भी ये पॉइंट शायद वैलिडेट भी हो जाता है। नक्षत्र और ग्रहों के विशेष योग के अलावा शिव योग और अमृत सिद्धि योग का महत्व इस संयोग को और खास बना देता है और ये समृद्धि और सफलताओं के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है और इसीलिए ये अद्भुत और रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट महाकुंभ के अंतिम महास्नान को और भी ज्यादा खास बना देता है। और आपसे ये भी निवेदन है, महाकुंभ में महास्नान संपन्न करने के बाद बाबा भोलेनाथ जी के जलाभिषेक अवश्य कीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय त्रिवेणी संगम। दोस्तों, महाकुंभ एक डिवाइन वंस इन अ 144 इयर्स एक्सपीरियंस है। इस वीडियो के तुरंत बाद ही मैं आप सबके लिए एक और महाकुंभ स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहां मैंने मेरा एकदम रियल महाकुंभ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। दोस्तों, महाकुंभ के अनुभव को शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। सभी को महाकुंभ में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए। अगर कुछ कारण की वजह से अभी तक आप नहीं जा पाए हैं तो आपके लिए महाशिवरात्रि का ये विशेष दिन प्रतीक्षा कर रहा है। अभी पहले के अपेक्षा श्रद्धालु भी थोड़ा कम हो गए होंगे, तो देरी किस बात की, महाकुंभ अवश्य जाइए और महाशिवरात्रि में महाकुंभ के विशेष संयोग को अनुभव कीजिए। कुंभ मेला एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन गया है और इस बार कुंभों के कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया गया है जो कि पूरे 144 सालों के बाद आई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 4 प्रकार के कुंभ होते हैं? कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। ये महाकुंभ तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ कंप्लीट होते हैं। ये कुंभ मेला भारत के 4 बड़े शहरों में होते हैं, जैसे नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये 4 शहर ही क्यों? दोस्तों, तो बता दें कि इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट छुपी हुई है। कुंभ का कनेक्शन है समुद्र मंथन की कहानी से। देवता और असुर मिलकर अमृत के कलश के लिए
समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन के बाद अमृत की कलश से जो 4 जगह पर ये अमृत की बूंदें गिरी, वही है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इसी वजह से इन 4 जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक कहानी से ये तो समझ आ गया कि इन 4 जगह पर कुंभ होता है, पर ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से साल किस जगह पर कुंभ होगा। तो बताते चले कि कुंभ मेला की तारीख, तिथि और ड्यूरेशन सिर्फ धार्मिक बिलीफ पर बेस्ड नहीं होती है। इसका समय एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन पर डिसाइड होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में आते हैं तब कुंभ का आयोजन होता है। जैसे कि जब गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। इसीलिए मकर संक्रांति भी इसी अवधि में होते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में, सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा धनु राशि में आते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में आते हैं तो कुंभ उज्जैन में लगता है। ठीक वैसे ही जब बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में आते हैं तो कुंभ मेला नासिक में लगता है। नक्षत्र और ग्रहों की ये अलाइनमेंट हर 4 साल बाद आती है और एक जगह पर ये साइकिल रिपीट होने में पूरे 12 साल लग जाते हैं। कुंभ मेला की एक और खास बात है यहाँ के अखाड़े। कुंभ मेला अखाड़े के बिना अधूरा है और इसकी परंपरा जगत गुरु से आदि शंकराचार्य जी ने शुरू की थी। ये अलग अलग सन्यासी एंड योगियों की ग्रुप्स होते हैं जिनका मेन पर्पस है एक्सटर्नल थ्रेट से सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू इंस्टीट्यूशंस और ज्ञान की रक्षा करना। आपने नागा साधुस के बारे में तो सुना ही होगा, जो कुंभ मेला की सबसे बड़ा आकर्षण बिंदु होते हैं। नागा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पहाड़। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से संबंधित हो सकते हैं जिनमें विशेष रूप से जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा शामिल है। मित्रों, अखाड़ों में शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या यानी शक्ति विद्या दोनों ही सिखाए जाते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नागा साधुस निडर शैव सन्यासी होते हैं और इन्होंने 17th सेंचुरी में काशी विश्वनाथ मंदिर रक्षा करने के लिए औरंगजेब की शक्तिशाली मुगल सेना से भी लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, कुंभ में आए डिवोटीज के लिए इन अखाड़ों में फ्री में रहने और खाने के लिए व्यवस्था होती है। आज के समय में सनातन धर्म के 13 अखाड़े हैं जिनमें 7 शैव सन्यासियों के, 3 वैरागी वैष्णव संप्रदाय और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े शामिल हैं। दोस्तों, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति के साथ साथ अलग अलग समुदाय को एकत्रित करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। 45 करोड़ श्रद्धालुओं में 15 लाख फॉरेन कंट्री से भी हैं और उनमें एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पॉल जॉब्स और हाल ही में आए रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन और हॉलीवुड अभिनेत्री डकोटा जॉनसन भी आ पहुंची है प्रयागराज में। और हमारे देश के बड़े बड़े नामचीन वीआईपी और सेलेब्स भी आए हैं, जैसे अनिल अंबानी और गौतम अदानी जी। बहुत दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट ये है, आज की यंग जनरेशन कोल्ड प्ले के फैंस है, पर कोल्ड प्ले के हर एक मेंबर महाकुंभ के फैन है। दोस्तों, लॉरेन पॉल जॉब्स की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में कल्पवास यानी आत्मशुद्धि और तपस्या का संकल्प लिया था। स्वामी कैलाश नंद गिरी जी, जिन्होंने कहा कि लॉरेंस को अखाड़े द्वारा हिंदू नाम कमला और गोत्र अच्युत दिया गया है। दोस्तों, साथ में आपको ये भी बता दूं कि एप्पल के संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स के कुंभ मेले को लेकर अपने हाथों से लिखा गया ये लेटर 4 करोड़ 32 लाख में नीलाम हुआ था। उन्होंने अपने 19th बर्थडे 23 फरवरी 1974 को अपने बचपन का दोस्त टिम ब्राउन को ये पत्र लिखा था। तो दोस्तों, अच्छी बात ये है कि उनके वाइफ ने उनका सपना भी पूरा किया। ये तो क्लियर है, दुनिया के अमीर और गरीब दोनों ही इन कुंभ में बराबर है। अगर कुंभ में इनका कोई पहचान है तो वो है सिर्फ श्रद्धालुओं के रूप में। दोस्तों, भारत ने दुनिया को योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और तपस्या जैसी अमूल्य विद्याएं प्रदान की है। कुंभ मेला इन्हीं परंपराओं का
एक बहुत बड़ा उत्सव है। ये न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है बल्कि नई पीढ़ी को अपने जड़ों से जुड़ने का भी काम करती है। और शायद इसलिए आज की यंग जनरेशन सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रही है, जिसमें IIT बाबा अभय सिंह जी का भी नाम है और वो एक इंस्पिरेशन बन चुका है। उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कनाडा में अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और अब सन्यासी बन गए हैं। आज सब उन्हें IITian बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने डिजाइन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है और वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी रह चुके हैं। अब एनालिसिस करते हैं कुंभनॉमिक्स और कुंभ मैनेजमेंट्स की। इनफैक्ट इस महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूपी सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसके तहत 549 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जो कुंभ मेला की बुनियादी ढांचे से लेकर सफाई तक की डेवलपमेंट को कवर करेगी। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बेनिफिट्स होगा। और कुंभनॉमिक्स की पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से यूपी की जीडीपी में 1% से भी अधिक वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। प्रयागराज में 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे गंगा किनारे और 45 दिन के इस मेले का आनंद भी लेंगे। ये नंबर बहुत सारे देश के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रयागराज में एक अस्थायी यानी टेम्पोररी शहर बसाया गया है, जो पूरे 4000 हेक्टेयर जमीन में फैली हुई है। यहाँ पर खाने से लेकर सोने तक की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ बहुत सारे टेंट्स लगाए गए हैं, जिनमें लग्जरी टेंट्स भी शामिल है। दोस्तों, एक बेहद खास चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार गूगल ने अस्थायी टेंट सिटी को अपने नेविगेशन सिस्टम में शामिल करने का निर्णय लिया है। लास्ट ईयर नवंबर में एक MOU साइन हुआ था गूगल और महाकुंभ मेला अथॉरिटी के बीच में। इसके तहत श्रद्धालु गूगल नेविगेशन का उपयोग करके एक पर्टिकुलर साइट या उनके टेंट्स का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस महाकुंभ से यूपी की लोकल इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल ही रहा है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी इस महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। खबरों के मुताबिक होटल एंड हॉस्पिटैलिटी से लेकर ट्रैवल एंड टूरिज्म, FMCG से लेकर BFSI और इवेंट मैनेजमेंट से लेकर कंस्ट्रक्शन जैसे तमाम सेक्टर्स की कंपनियों ने इस महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इनको काफी फायदा भी होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन मैनेजमेंट देखने को भी मिलेगा, जिसे गौतम अदानी जी ने मैनेजमेंट का ग्रेट एग्जाम्पल बताया है, जो हर कॉर्पोरेट हाउस और मैनेजमेंट स्कूल को समझना और सीखना चाहिए। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट्स, लॉजिस्टिक, हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग, ऑटोमेटिक PR एंड प्रमोशंस के मामले में कुंभ मेला एक अमेजिंग मैनेजमेंट मॉडल पेश किया है। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट ही नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को काफी जोरों शोरों से विश्व पटल पर हाईलाइट करता है। आज पूरी दुनिया महाकुंभ के बारे में ही बात कर रहा है और इससे इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी को और भी बूस्ट मिलता है। ये इवेंट हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक्स का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है। आज इंडिया एक ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका ओरिजिन काफी पुराना है। वेदों से जुड़े हुए रूट से, कल्चरल एंगल से लेकर नेशनलिज्म एंगल भी है। देखिए इस इंफॉर्मेशन को। 1858 के बाद तत्कालीन इलाहाबाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था और कुंभ मेला एक परफेक्ट मंच था रिलीजियस एक्टिविटीज के माध्यम से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए। क्या आपको पता है 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश शासकों ने कुंभ मेले में आए डिवोटीज पर ₹1 का पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा करने का भी टैक्स लगाया था। दोस्तों, कुंभ एक डाइवर्सिटी का मेला है, जहां हर क्लास, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के लोग एक साथ आते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो टूरिज्म, लोकल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट को मैसिव बूस्ट मिलता है। हजारों करोड़ों का टर्नओवर भी होता है। इनफैक्ट दोस्तों, कुंभ मेला एक ऐसा स्टेज है जहां इंडिया अपने हिस्ट्री
और कल्चर को पूरे वर्ल्ड के सामने प्राउडली शोकेस करता है और अपने ग्लोबल इमेज को और स्ट्रेंथन करता है। ये मेला न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि ये संस्कृति, विज्ञान और अर्थव्यवस्था का दर्पण भी है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेला के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या आपको पता है भारत में सबसे पहले कुंभ मेला कब हुआ था? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप अब तक महाकुंभ यात्रा कर चुके हैं? अगर आप महाकुंभ यात्रा कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेला के बारे में संपूर्ण जानकारी। हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया को। फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद।